सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको आपने पहले भी पढ़ा होगा पर आपको हल्का हल्का डाउट रहा होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ें रहती हैं, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली। ठीक है, तो वही कन्फ्यूजन को आज मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा आप लोग के लिए। अगर आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर सिलेक्ट कर देना, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। 1824 में सादी कार्नोट नाम के जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इंजन इमेजिन किया अपने मतलब मन में ही, इमेजिनरी इंजन मतलब सोचा, जो कि 2 टेम्परेचर पे वर्क करता है। ठीक है, और जिसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है उन्हीं 2 टेम्परेचर पे जिसमें वो वर्क करता है। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल आखिर क्या मतलब कहती क्या है? कार्नोट हैज़ डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, मतलब साइक्लिक प्रोसेस रहेगा और इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तभी उसकी एफिशिएंसी 100% रहती है। ठीक है, दैट अप टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कि कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी, मतलब कन्वर्टेड होगी वर्क में, मतलब कि कितने % हीट वर्क में ट्रांसफॉर्म होगी, ये कार्नोट ने डिटरमाइन किया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। तो ये है इंट्रो टाइप का, तो ये इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो बता रहा हूँ वो बस समझ जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। तो इन रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में कार्नोट ने यही इस रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस होगा, यहाँ पे साइक्लिक लिखना भूल गया, साइक्लिक। तो इन रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस ऑफ कार्नोट की ये रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में 1 मोल आइडियल गैस को हमने एक किस में रख दिया, एक ऐसे पिस्टन में रख दिया जो वेटलेस है और जो फ्रिक्शनलेस है, मतलब कि जिसमें वो पिस्टन का अपना कुछ वेट नहीं है और वो कुछ फ्रिक्शन भी जनरेट नहीं करता। ठीक है, तो मतलब ऊपर नीचे आराम से मूव कर सकता है। तो यही हमारा सिस्टम है, इसी सिस्टम को उसने इमेजिन किया और इसमें ही कुछ कंडीशन रख के हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, अभी मैं 4 प्रोसेस का नाम बताऊंगा, तो वही 4 प्रोसेस करने के लिए वो सिस्टम में एक हमें लगेगा हॉट रिजर्वायर, जिसको हम हॉट रिजर्वायर या फिर हॉट सोर्स बोल सकते हैं, कूल रिजर्वायर या फिर सिंक बोल सकते हैं, और एक इंसुलेटेड जैकेट हमने लिया। ठीक है, तो यहाँ पे T2 है जो हमारा, वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इज़ वेरी हाई, मतलब कि T2 है जो हाई टेम्परेचर, और T1 है टेम्परेचर ऑफ कूल रिजर्वायर, जो कि ये हॉट रिजर्वायर से कम है, मतलब कि T2 ज़्यादा की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और T1 की वैल्यू कम रहेगी। ठीक है, और ये जो हमारा इंसुलेटेड जैकेट है, और ये रहेगा बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और जो देखो हॉट रिजर्वायर का वॉल रहेगा वो रहेगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और कूल रिजर्वायर का भी जो वॉल रहेगा वो भी रहेगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जो बोला वो मैंने बोर्ड में लिखा है, बस और कुछ नहीं। द वॉल ऑफ हॉट रिजर्वायर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, द वॉल ऑफ कूल रिजर्वायर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, द वॉल ऑफ इंसुलेटेड जैकेट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके आगे, सो इन एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज़ केप्ट इन इंसुलेटेड जैकेट। ठीक है, तो मतलब वही है कि हॉट रिजर्वायर के जो वॉल रहेगी हमारी, मतलब कि हम सिलेंडर एज्यूम कर रहे हैं जिसपे पिस्टन लगा हुआ है, उसी में हम पूरा प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस लेंगे जिनमें कि हीट हमारी कांस्टेंट रहती है, तो उसको हम इंसुलेटेड जैकेट में डाल देंगे वो सिलेंडर को, ताकि हमारा सिस्टम के साथ सराउंडिंग की हीट मतलब वो ना हो, मतलब इधर उधर ना जाए। देखो क्या लिखा है, एक्सचेंज ऑफ हीट ना हो, मतलब सो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम इंसुलेटेड जैकेट ले रहे हैं, ताकि हम उसमें एडियाबैटिक के जितने भी प्रोसेस हैं वो सब कर सकें। सिंपल सी बात। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, कार्नोट साइकिल अंडर गोस 4 स्टेप्स, मतलब कि जो कार्नोट साइकिल है हमारी वो 4 स्टेप के को लगातार करती रहती है। रिवर्सिबल प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस है जो हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल का मीनिंग मैंने कल ही बता दिया था, कल ही के वीडियो में। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आ रही होगी थर्मोडायनेमिक्स की, उसको देख लेना, कल जो वीडियो पोस्ट हुआ है। तो आइसोथर्मल मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर और एक्सपेंशन। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, कैसे कर रहे हैं एक्सपेंशन, मतलब क्या होता है, कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम में जाना। जैसे V1 है तो एक्सपेंशन हो गया V2, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे हम कोई एक बलून लेते हैं, उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, उसमें हवा दे रहे हैं तो वो एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, छोटे वॉल्यूम से बड़ा हो रहा है, तो वो हो गया एक्सपेंशन। ठीक है, और एडियाबैटिक मतलब होता है क्या,
कांस्टेंट हीट, ठीक है। ये होता है कांस्टेंट टेम्परेचर और ये होता है एडियाबैटिक, मतलब होता है कांस्टेंट हीट। हीट और टेम्परेचर वो अलग अलग हैं, सेम नहीं है। और एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी बताया कि वॉल्यूम का बढ़ना, लिख लो वॉल्यूम का बढ़ना, ठीक है। और कंप्रेशन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का घटना। ये याद करने के लिए है आप लोग के लिए कि कंप्रेशन मतलब होता है वॉल्यूम का कम होना और एक्सपेंशन मतलब होता है वॉल्यूम का बढ़ना। तो वॉल्यूम कब बढ़ती है, ठीक है। वॉल्यूम कब बढ़ती है, जब अगर मान लो किसी चीज़ में हमने प्रेशर लगाया तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। अगर देख लेते हैं, ये मान लो एक पिस्टन है, ठीक है। अभी इसकी वॉल्यूम V1 है, अभी इसमें प्रेशर हम लगा रहे हैं P1, ठीक है। तो अभी ये कुछ नहीं हो रहा है। अब अगर हम प्रेशर को अगर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम तुम प्रेशर बढ़ाओगे पिस्टन का तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है। अगर P2 अगर हमने इसमें लगा दिया, ये P1 है, ठीक है। P1 में मान लो कितना लग रहा था, 4 प्रेशर लग रहा था, 4 यूनिट प्रेशर लग रहा था, ठीक है। और अगर हमने P2 में लगाया 8 यूनिट प्रेशर तो वॉल्यूम हो गई कम। तो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये रिलेशन है, अगर वॉल्यूम एक्सपैंड हो रही है मतलब कि वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर हमारा कम होगा, और वॉल्यूम अगर कम हो रही है तो प्रेशर हमारा बढ़ेगा, ठीक है। ये रिलेशन याद रख लो क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है ग्राफ में, ठीक है। तो ये जो हमारा पीछे दिख रहा है ये है मेरा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है, या फिर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। तो इसको समझते हैं पहले, कहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, कहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। तो पहले देख के तो समझ में आ नहीं रहा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम पहले देखते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है या फिर कंप्रेशन हो रहा है। तो ए से बी कर्व में अगर हम देखें तो वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम का ग्राफ है, वॉल्यूम 1 है, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे नीचे करेंगे तो वॉल्यूम 1 दिख रही है। तो वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम कितना आ रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 3 हो रहा है तो मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना मतलब क्या हो गया, एक्सपेंशन, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर मतलब कम होगा। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि प्रेशर P1 से P2 हो गया, मतलब प्रेशर पहले ज़्यादा था, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम पहले कम थी, वॉल्यूम ज़्यादा हुई। और टेम्परेचर दोनों जगह सेम है तो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। तो यहाँ पे ए बी जो कर्व है हमारा बताता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो बी से सी वाले कर्व को देखते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम V2 थी, यहाँ वॉल्यूम V3 है, ठीक है। तो देखो ये 3 था, 3 से कहाँ गया, 4 में गया। तो वॉल्यूम अभी भी बढ़ रही है, ठीक है, और प्रेशर अभी भी कम हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगी तो मतलब प्रेशर कम होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी हो रहा है एक्सपेंशन, पर यहाँ पे टेम्परेचर देखो T2 है और यहाँ पे T1 है, ठीक है। ये टेम्परेचर मैंने लिखा है, V3 के कॉमन में आप T1 लगा देना, तो टेम्परेचर सेम नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक वॉल्यूम क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, तो हमारी हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर अगर हम देखें तो C से हम कहाँ जा रहे हैं, D में, ठीक है। अभी वॉल्यूम क्या है, C से D में वॉल्यूम क्या है, 4, और 4 से क्या हो रही है, 2 में आ रही है। तो मतलब वॉल्यूम हो गई कम, वॉल्यूम हो गई हमारी कम, मतलब प्रेशर हो गया हमारा ज़्यादा। वॉल्यूम कम होती है तो हम उसको बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। और टेम्परेचर दोनों जगह, यहाँ भी T1 है, यहाँ भी T1 है, तो मतलब टेम्परेचर सेम है। अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो हम उसको बोलते हैं आइसोथर्मल, पर यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन, ठीक है। C से D, फिर D से A में देखते हैं तो टेम्परेचर क्या है, T1 है, यहाँ T2 है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, तो ये हो गया हमारा एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। और वॉल्यूम देखें तो 2 से 1 में जा रही है, देखो 2 है, यहाँ का वॉल्यूम 2 है और यहाँ का वॉल्यूम 1 है, तो मतलब कि 2 से 1 में जा रहा है तो वॉल्यूम हो गई कम, प्रेशर हो गया ज़्यादा। तो वॉल्यूम अगर कम होती है तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। तो ये ग्राफ मैं
आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक, ठीक है। आइसोथर्मल को क्या बोलते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आइसोथर्मल को हम बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे दोनों जगह T2 है तो इसीलिए ये प्रोसेस हो गया हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। और ये हो गया हमारा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये हो गया एडियाबैटिक, पर यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, बढ़ रहा था, तो ये हो गया एक्सपेंशन। तो जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर होगा वहाँ पे रहेगा हमारा आइसोथर्मल, जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा वो होगा हमारा एडियाबैटिक। जहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा वो होगा हमारा एक्सपेंशन, जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा वो होगा हमारा कंप्रेशन। बस आपको इतना ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। सो गाइस आगे भी बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है, पर ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम पढ़ेंगे इन डिटेल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर पढ़ेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर पढ़ेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये चारों को पढ़ेंगे और चारों के मदद से हम वर्क डन निकालेंगे और हम उसका फिर निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो वही हमें निकालना है। एग्जाम में क्या आता है, एफिशिएंसी आता है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं डायरेक्ट एफिशिएंसी में भी जंप कर सकता हूँ, उसकी कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। पर अगर आपको चाहिए कि पूरा एकदम अच्छे से पढ़ना है तो फिर ये चारों वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो के बाद आने वाली है, ठीक है। सो गाइस करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।